जी अस्सलाम वालेकुम। अब हमारा लेसन नंबर 18 स्टार्ट होता है, जिसमें हम पढ़ेंगे कि सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होता क्या है असल में। इसको शॉर्ट फॉर्म में एसडीएलसी भी कहा जाता है। एसडीएलसी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमें इंफॉर्मेशन डेवलप करते हैं स्टेप बाय स्टेप। या सिर्फ सॉफ्टवेयर बनाने के लिए काम नहीं होता, बल्कि एक स्ट्रक्चर तरीके से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का तरीका होता है। एसडीएलसी में ये फेजेस होते हैं कि रिक्वायरमेंट को इन्वेस्टिगेट करना होता है, उसका एनालिसिस लेना होता है, डिज़ाइन करना होता है, इम्प्लीमेंटेशन और मेंटेनेंस भी शामिल होती है। इसमें हमें इंफॉर्मेशन सिस्टम्स जो डेवलपमेंट होती है, ये एप्लीकेशन डेवलपमेंट भी कहते हैं। एसडीएलसी हमें क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करता है। एक तो हमें स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड करता है, हर काम एक प्रॉपर ऑर्डर में होना चाहिए। मेथड्स होते हैं कि काम करने का कुछ टेक्निक्स और कुछ तरीकाकार होता है। कंट्रोल्स के हर स्टेप पर चेक और मॉनिटरिंग होती है। चेकलिस्ट के हर काम को टिक करके इंश्योर किया जाता है कि वो कंप्लीट काम हो चुका है या अभी नहीं हुआ। प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल और एसडीएलसी में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसमें क्या फ़र्क होता है। प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल हर प्रोजेक्ट का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट होता है। जब काम कंप्लीट हो जाए तो प्रोजेक्ट फिनिश हो जाता है और ऑन गोइंग मेंटेनेंस की प्रोजेक्ट का पार्ट नहीं होता, मीन्स कि इसको मेंटेन ऑन गोइंग या साथ साथ नहीं करते। इसके बाद हमारा आता है एसडीएलसी। इसमें सिस्टम्स बनाने के बाद भी मेंटेनेंस और अपडेट करनी पड़ती है। एसडीएलसी में सिस्टम का पूरा लाइफ साइकिल कवर होता है जब तक सिस्टम्स यूज होता रहता है। मीन्स के अगर देखा जाए तो एसडीएलसी भी प्रोजेक्ट की तरह होता है, लेकिन एसडीएलसी में मेंटेनेंस भी इंक्लूड होती है और इसीलिए ये प्रोजेक्ट से ज़्यादा डिटेल्स होता है। इसमें हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ एसडीएलसी के होता क्या है और उसके मॉडल्स कौन कौन से होते हैं। सिस्टम्स डेवलपमेंट की तरह डिफरेंट मॉडल्स होते हैं जो कि एसडीएलसी में यूज़ होते हैं। नीचे इसमें 3 पॉपुलर तरीके बताए गए हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्टली यूज़ होते हैं। पहले हमारे पास मॉडल आता है वाटरफॉल मॉडल, जिसमें लीनियर या फिर क्लासिकल लाइफ साइकिल भी कहा जाता है। इस मॉडल में डेवलपमेंट का एक ही डायरेक्शन होता है जिसको फॉलो करना होता है, बिल्कुल वाटरफॉल की तरह। रिक्वायरमेंट्स आती हैं, डिज़ाइन आता है, इम्प्लीमेंटेशन आता है, टेस्टिंग आता है, डिप्लॉयमेंट और मेंटेनेंस आती है। इंपॉर्टेंट इसमें ये चीज़ रखने वाली होती है कि हर स्टेप कंप्लीट होने के बाद ही अगला स्टेप स्टार्ट किया जाता है। वापस पीछे जाना मुश्किल होता है। मीन्स कि अगर आपने रिक्वायरमेंट इकट्ठी कर ली, जब तक रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी तब तक आप इसको डिज़ाइन नहीं कर सकते। जब आप डिज़ाइन के फेज़ पे होंगे, जब तक कंप्लीट डिज़ाइन नहीं होगा तब तक आप इसको इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस में नहीं डाल सकते। जब इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस में इसको एक दफ़ा डाल दिया, फिर इसके ऊपर काम होगा, काम करने के बाद इसको आप कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट होने के बाद फिर ये उसके ऊपर कोई भी अगर एरर आता है तो एरर के बाद आप इसको डिज़ाइन फेज़ में वापस जाकर सही नहीं कर सकते। आपको फिर इसके लिए टेस्टिंग करना पड़ेगी, टेस्टिंग के बाद डिप्लॉयमेंट करना पड़ेगा, डिप्लॉयमेंट करने के बाद मेंटेनेंस करना पड़ेगा, मेंटेनेंस के बाद फिर जाकर ये रिक्वायरमेंट में यानी कि ऑन द गो फर्स्ट स्टेप से आएगी। हर चीज़ को एक स्टेप के तरीके से करना होता है। आप ऑनवर्ड तो जा सकते हैं लेकिन आप बैकवर्ड मूव नहीं कर सकते वाटरफॉल मॉडल में। इम्पोर्टेंस ये इसमें है कि हर स्टेप कंप्लीट होने के बाद ही अगला स्टेप स्टार्ट होगा और वापस जाने का कोई रास्ता नहीं होता। ये सब कुछ जो यूज़ होता है इससे रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कि फिक्स होती हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट मॉडल है वो इंक्रीमेंटल मॉडल। इस मॉडल में सॉफ्टवेयर को एक साथ नहीं बनाया जाता, बल्कि स्टेप बाय स्टेप उसको बिल्ड किया जाता है, ताकि अगर किसी भी स्टेप में कोई चेंज करने हो कस्टमर से पूछ कर, तो फिर उससे उसकी फीडबैक ली जाए और उसी स्टेप के ऊपर ही उस चीज़ को इम्प्रूव कर दिया जाए। जैसा कि इसको समझने के लिए कि हम पीसीज के फॉर्म में बिल्ड करते हैं। जैसा कि डिज़ाइन होता है, इम्प्लीमेंट होता है, इंटीग्रेट होता है और इसका टेस्ट भी होता है। हर नए बिल्ड में कुछ नए फीचर्स ऐड किए जाते हैं और सिस्टम जो होता है वो पूरे का पूरा ग्रेजुअली मीन्स के एक साथ कंटिन्यूसली बिल्ड होता है। लास्ट में हमारे पास थर्ड नंबर पे हमारा आता है आइटरेटिव मॉडल। इस मॉडल में हर फेज़ के बाद कस्टमर से फीडबैक ली जाती है। अगर ज़रूरत हो तो प्रोजेक्ट को मॉडिफाई भी किया जाता है और एक प्रोटोटाइप बना दिया जाता है कि जिसमें कस्टमर को टेस्ट कराया जाता है। और इसका फ़ायदा ये होता है कि इम्प्रूवमेंट के चांसेस जो होते हैं वो मिल जाता है और कस्टमर की फीडबैक भी मिल जाती है, जिसके मुताबिक आप चीज़ों को रीबिल्ड भी कर सकते हैं। अब हमें इस चीज़ की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है? इसमें पहले होता था कि जब किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी प्रॉब्लम या कोई न्यू अपॉर्चुनिटी मिलती थी तो वो सिस्टम डेवलपमेंट की ज़रूरत समझते थे। अब स्टेक होल्डर्स होते हैं वो मिलकर डिसाइड करते हैं कि प्रॉब्लम है क्या, उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। इस तरह से हमारे पास जो प्रॉब्लम्स हैं वो 2 तरह की होती हैं, एक है स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम, दूसरा है अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स। पहले हम स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम को देखते हैं कि इसमें चीज़ें जो होती हैं वो वेल डिफाइंड होती हैं, एक्यूरेट होती हैं। दूसरा फिक्स रूल्स होते हैं और लिमिटेशंस ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं और इसके बाद आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। अनस्ट्रक्चर्ड के अंदर कम्प्लेक्स सिचुएशंस होती हैं, मल्टीपल उसके
सॉल्व करने के तरीके होते हैं और उसके कोई क्लियर रूल नहीं होते। बस जो तरीका जिस प्रॉब्लम के लिए हो जाए इस्तेमाल, वो उसी को स्पेसिफिक कर देते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है टर्म्स ऑफ रेफरेंस TOR। अगर प्रोजेक्ट बड़ा हो तो एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट बनाया जाता है जिसमें पुराने सिस्टम्स का एनालिसिस होता है, नए सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स होते हैं, कॉस्ट का एस्टिमेट लगाया जाता है और इम्प्लीमेंट्स का प्लान बनाया जाता है। ये डॉक्यूमेंट्स प्रोजेक्ट कमेटी या स्टीयरिंग कमेटी अप्रूव करती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्रिटिकल पॉइंट। अगर सब स्टेक होल्डर्स एग्री हो जाएं कि कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए तो फिर सॉल्यूशंस डिफाइन किया जाता है कि कौन सा सॉल्यूशन हम अब यूज़ करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है एंट्री एंड फिजिबिलिटी स्टडी। इस फेज़ को का मकसद ये होता है कि चेंज लेने के बाद कमिटमेंट मिल जाएगी या इवैल्यूएशन किया जाएगा कि सेट सॉल्यूशन कॉस्ट इफेक्टिव है या नहीं है। तो हम इसके एक दो एग्जांपल्स देख लेते हैं, मीन्स के कुछ सिनेरियोज को कि छोटे लेवल की प्रॉब्लम्स किस तरह सॉल्व होती हैं। कुछ यूज़र ने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया होता है, वो खुद ही एक सिंपल और हाई लैंग्वेज का सॉल्यूशन डेवलप करते हैं जिसको वो के थ्रू सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। सिस्टम को इम्पैक्ट छोटा होता है, एंट्री जो पास होता है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। दूसरा होता है हमारे पास वाइड रेंज के ऊपर, लाइक ऑर्गेनाइजेशन वाइड इम्पैक्ट। सॉल्यूशन का जो बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, तो एंट्री भी क्रिटिकल होती है और इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोफेशनल्स को स्टेक होल्डर का ट्रस्ट जीतना पड़ता है। सबका कॉर्पोरेशन ज़रूरी होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है फिजिबिलिटी स्टडी। एंट्री सक्सेसफुल होने के बाद एक प्रीलिमिनरी फिजिबिलिटी स्टडी होती है जिसमें देखा जाता है कि किस सिस्टम टेक्निकल है और कितना वो फाइनेंशियली पॉसिबल है या नहीं है। इसके बाद एक फिजिबिलिटी टीम बनाई जाती है जिसके अंदर अफेक्टेड डिपार्टमेंट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। सिस्टम एनालिस्ट जो कंप्यूटर और डिज़ाइन में एक्सपर्ट हों। एक पर्सन जैसे ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर का पता होता है, करंट सिस्टम काम कैसे करता है, सिस्टम की इंफॉर्मेशन नीड्स क्या हैं और पुराने सिस्टम्स की खामियां क्या हैं। एक आउटसाइडर कंसल्टेशन भी इंक्लूड किया जाता है। इसी के साथ हमारा मिड टर्म का जो पार्ट है वो कंप्लीट होता है। आप इन सभी लेक्चर को अच्छे से सुने, समझें, जानें और अपना ख्याल रखें। थैंक यू।